हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल वाला सिस्टम ज़बरदस्त है। जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं वापस आ गया हूँ। थोड़ा सा मसला हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। माजरत आप सारे भाइयों से। अब जैसे डॉक्टर साहब आते हैं उनको मैं साथ पिक कर लूँगा। ठीक है जी। उम्मीद है कि कोई खलल तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं होगा। मैं उनको चेक करके जैसे ही वो मुझे मिलते हैं मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। अप्रूव, एडिंग हो रही है। एक मिनट में वो ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? जी हम शुक्र, आप कैसे हैं? थोड़ा सा मसला आ रहा था तो जी 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 नहीं, मैं फिर मोबाइल से आ गया हूँ। एक मिनट में ईयरफोन लगा लूँ, काफी भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो जी 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 बिला ताखीर हम शुरू कर देते हैं। असल में मैं था इससे वो गैल बुक से ना, जी 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 उसमें जी एडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि मोबाइल पे तो फौरन ऐड का वो आ जाता है, जी किसी को जी भी जी आप जी ऐड कर। लेकिन इधर से नहीं आ रहा था। खैर, उसको हम बाद में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। जी 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 जावेद भाई, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है इमरान भाई आवाज? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज़। अच्छा। बाकी भाई प्लीज उधर से कमेंट में कोई भाई बता दें कि आवाज आ रही है या नहीं। आवाज ठीक हो गई है जी, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इमरान भाई हमारे साथ हैं, मैनेजर हैं जी हान पास के, हमारे छोटे भाई हैं। बहुत ही नफीस इंसान है। और अल्लाह पाक इनको खुश रखे, बल्कि अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। तो डॉक्टर साहब, देर काफी हो चुकी है। जी अ, जी जी हम हमें शुरू करना चाहिए, ठीक है? जी जी सवालात जी का एक अंबार है, और जिसमें अच्छा 80% जो है वो रिटर्नीज के सवाल आते हैं, ठीक है? ओके अब जी फर्दन जी फर्दन अगर नाम लें तो हमें फजर इधर ही हो जाएगी। तो मैं अच्छा उसको मेन 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 जो है ना, वो मैं बता देता जी हूँ। तो वो जो है ना, आप काइंडली साथ साथ बताते जाएं। जी तो जी सबसे जी पहली बात ये है कि जी, कि सर जी हमें आए हुए 2 साल 6 महीने 1 साल वगैरह वगैरह हो गए हैं, और हम्म हमारा वीजा भी आ गया है, लेकिन ओके हमारी फ्लाइट्स नहीं हो गई। कब हम्म तक हमारी फ्लाइट हो जाएंगी? ये एक कॉमन सवाल है। फ्लाइट्स के बारे में आपको बताऊं कि मेरी कुछ लास्ट 2 हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी ओवरसीज में। तो उनका जी कहना जी। ये था कि अभी उस टाइम तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। तो उस हाँ टाइम जी। उन्होंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल हालात बेहतर रहे तो मे बी दिसंबर से जो है ये वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर लें। तो ये तो 2 हफ्ते पहले की बात थी। लेकिन अभी जिस तरह आपको पता है कि 2 हफ्ते के बाद थर्ड फेज शुरू हो गया कोरिया में, सेकंड फेज शुरू हो गया पाकिस्तान में। तो जी जी। अभी जो है मौजूदा क्या सिचुएशन है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन 2 हफ्ते पहले ये अपडेट थी कि दिसंबर से ये ऑनवर्ड्स वीज़ा जो है इन्होंने ओपन करना शुरू करने थे, लेकिन अभी मौजूदा सिचुएशन जो है वो मुझे भी नहीं पता। जी हाँ जी। तो जो मेरी ओवरसीज में जो रिलेशन से जैसे मैंने पूछा है, तो पाकिस्तान से मुझे यही इन्फॉर्म हुआ है कि जो ही हमें एचआरडी कोरिया की तरफ से कोई फर्दर डिटेल आएंगी, तो हम उस पे जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे। जी तो जी मेन ऐसे चीज फिर वही आ जाती है कि कोरोना, अल्लाह पाक इससे जान छुड़ाए, लेकिन अब तीसरी वेव आ गई है, ये कहाँ तक जाती है? अभी खबरों में बता रहे थे कि वो सेकंड लेवल जो है वो शुरू होने वाला है, और फिर सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा वगैरह यस वगैरह, जो यस जैसे यस पहले था। अच्छा। दूसरा कॉमन सवाल ये है कि बल्कि कॉमन नहीं है, एक दो भाइयों के सवाल थे कि मैं अपनी मिसिस को पाकिस्तान से बुलाना चाहता हूँ। आपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा कि वो उनको बुलाना मुश्किल है, ठीक है? तो क्या मैं उनको किसी मेडिकल, वो बीमार हैं, मैं वहाँ पे जा भी नहीं सकता, और मैं उनको मेडिकल के लिए यहाँ पे बुलवाना चाहता हूँ, जबकि मेरी कंपनी भी इस सिलसिले में राजी है। अब डॉक्टर साहब की तरफ रोला पड़ गया। एक मिनट दोबारा करता हूँ। आज कुछ रोला है।
लेकिन चलें, मीनवाइल हम और बात कर लेते हैं। मेडिकल पहले ये था कि आप कोरियन की गारंटी पे या मालिक की गारंटी पे अपनी फैमिली को पाकिस्तान से इधर बुलवा सकते थे, लेकिन फिर कुछ वजूहत की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं रहा। और अब मेडिकल वाला इशू है, इस पे भी हम बात करेंगे। और डॉक्टर साहब अचानक ऑफलाइन हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आ गए वापस। मैं उनको प्रूव करता हूँ। अभी 1 मिनट में वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो अपना वालेकुम सलाम इमरान भाई। रिजवान भाई हमें देख रहे हैं, और तारिक भाई हमें सऊदी अरब से देख रहे हैं। और मुझे काफ़ी सारे प्यारे प्यारे भाई नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसे ही आते हैं तब तक मैं आपके सवालात इधर जो हैं वो उनका कुछ जायज़ा ले लेता हूँ। हो जाता है कभी कभी, आपको पता है छोटे मोटे केसेस तो लगे रहते हैं, हम कौन सा इतने प्रोफेशनल हैं। ये अपने भाइयों के लिए हमारी छोटी सी एक काविश होती है। मैं डॉक्टर साहब को फिर चेक करता हूँ। आज कोई शवावां चक्कर है, हमारी पंजाबी में कहते हैं ना, शवावां चक्कर है, कोई आज शवावां चक्कर है। और हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक। E9 जो भाई कोरिया में, उनको जो फैक्स का इशू है, साथ साथ बात करते चलें, जो मेरी नॉलेज में है, उसको भी शेयर करते चलें। गुज़िश्ता दिनों से फैक्स का काफ़ी इशू आ रहा है, और फैक्स लेने वाले जो भाई हैं उनसे मेरी दस्त बदस्ता ये गुजारिश है कि जो भाई खुदा के लिए जो वाकई होते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर जी 1 मिनट में जी जी। मैंने डॉक्टर साहब को ज्वाइन करना है, अगर 1 मिनट के बाद मैं आपको ज्वाइन कर लूँ तो। थैंक यू, जो एज यू विश। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी, 1 मिनट, थैंक आप उधर से करेंगे वो। जी जी जी। थैंक यू। हम थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं। हाँ जी। ओ हमारे डॉक्टर साहब कितने रह गए। हाँ जी, तो फैक्ट्स का इशू, वो आएंगे, वो मुझे सेंड करेंगे वो। और फैक्ट्स का इशू है। फैक्ट्स दो किस्म की होती है, एक तो मालिक डायरेक्ट आपको जो फैक्ट्स भेजते हैं उसमें आपका चांस नहीं बचता, दूसरी होती है कि चांस बचाने वाली फैक्ट्स। ठीक है, चांस जो है वो डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल है। अगर कंपनी की तरफ से कोई मसला परेशानी होती है तो फिर वो चांस आपका बचता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है, अभी गुज़िश्ता हफ्ते की बात है कि एक ही बाइक को 2 दफ़ा फैक्स दी है कंपनीज़ ने। हमारा उसमें ये था कि जो मतलब कि ट्रांसलेशन का था, हमने उनकी ट्रांसलेशन की है, लेकिन वो दोनों कंपनीज़ के मालिक जो हैं वो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन को देख के, उन भाई की टांग में प्रॉब्लम था तो उन्होंने 1 मिनट देर नहीं की, उनका चांस भी बचा है और उनको फैक्स भी मिली है। और मीनवाइल कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि बावजूद कोशिश के आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करें। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर करें, एक बार की है नहीं ज्वाइन हुआ है ना, आप एक मरतबा काइंडली मुझे फिर उधर से सेंड करें। मैं भी इधर से आपको फाइंड भी कर रहा हूँ, फाइंड हो जाए तो भी मैं कभी वैसे ऐसे हुआ तो नहीं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आज डॉक्टर साहब मुझे नज़र भी नहीं आ रहे पूरी लिस्ट में। आगे 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 आगे, लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉब्लम यह है कि आपकी आईडी के सामने ऐड का इशू भी गायब हो गया है। गाल बीच कोई और है। आप एक दफ़ा फिर काइंडली रिक्वेस्ट उधर से सेंड करें मुझे, अमन भाई एक दफ़ा रिक्वेस्ट सेंड करें। मैंने, अगर मैं आपको ऐड करता हूं तो पहले आप ऐड का ऑप्शन होता था, लेकिन अब ऐड का ऑप्शन नहीं रहा है। बात आज बहुत ज़रूरी टॉपिक पे थी, पर मसाइल आ जाते हैं कभी कभी। बिल्कुल इत्तेफाक की बात है कि सब आईडीज़ के आगे ऐड का ऑप्शन है और आपकी आईडी के आगे ऐड का ऑप्शन नहीं रहा। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही। रोला पै गया फिर। अमन भाई एक दफ़ा आप प्लीज़ अगर दोबारा वो सेंड करें तो।
या ऑफलाइन हो के कुछ इस तरह का अगर करें तो शायद मैं दोबारा आपको ज्वाइन कर पाऊँ, लेकिन किसी वजह से हम आपको ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो बात इंशाल्लाह जारी रहती है। फिलहाल हम आपको एक, मुझे हमारे और शख्सियत नज़र आई है, अगर फिर नज़र आई तो मैं उनको ऐड करता हूँ। हमारे जाहिद भाई भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं साउथ कोरिया की। आगे डॉक्टर साहब, एड एडिंग। सॉरी, आज बाजी गाल भी कुछ हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा कोई है। मसला है, जी कोई जी, मसला हो रहा है आज। हाँ जी, ये जाहिद भाई बैठे हैं कि जाहिद भाई तो नहीं कोई कर रहे कोई मसला, या इमरान भाई भी बैठे हुए हैं। पता नहीं कौन कर रहा है। ये इन दोनों में से एक बंदा है जो हमें जो है ना तंग कर रहा है जानबूझ के। एनीवे, मजाक कर जी रहा जी हूँ। हाँ जी, तो बात हो रही थी, और फिर उधर से शुरू करते हैं कि मेडिकल के इशू पे ना, जी जी कि जी। क्या मैं अपनी वाइफ को मेडिकल वीजे पे बुलवा सकता हूँ। मेडिकल वीज़ा असल में C3 वीज़ा होता है। अगर जी जी आपको पता है, C3 वीज़ा अभी वो शॉर्ट टर्म के वीज़े वो अभी तक अभी बंद है फिलहाल। अगर आपको पता है, पाकिस्तान से सिर्फ लॉन्ग टर्म के उन्होंने शुरू किए हुए हैं। और मेडिकल जो होता है वो अभी फिलहाल C3 वीज़ा जो है वो स्टॉप है पाकिस्तान से। जी जी इसके मैं एक बात ऐड करता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता किसी को हादसा पेश आ जाता है, हादसा पेश आने के बाद सांजे के 14 लेवल्स होते हैं, शिप्सा ग्रुप होता है उसमें। खुदा न खास्ता अगर आपकी इंजरी इतनी सिवियर है कि अगर आपको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड दर्जा दे दिया जाता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप बेड पे होती हैं, और उस टाइम अगर आपको जी ज़रूरत जी होती है आपको किसी की केयर की, तो उस टाइम आप अपने फैमिली मेम्बर को बुला सकते हैं। तो अल्लाह ना करे कि ऐसे कोई हादसा पेश आए कि आप बेड पे हो और आपको अपने फैमिली वालों को बुलाना पड़े। 1 2 3 से मुराद ये है कि आप बिल्कुल डेथ के करीब हैं। जी तो उस सूरत में आपको एज अ केयर जो है, अ, उसके लिए आप अपने वाइफ को या अपने स्पाउस को या किसी भी जो है आप फर्द को आप बुला सकते हैं अपनी कंट्री से। लेकिन अगर आप अपने पाकिस्तान में किसी की ट्रीटमेंट कोरिया में करना चाहते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी वजह ये है कि उनकी एक तो यहाँ इंश्योरेंस नहीं हुई होती। अगर इंश्योरेंस नहीं हुई थी, आपको पता है कि यहाँ के मेडिकल अखराजात बहुत ज़्यादा जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। दूसरा सबसे मेन रीज़न जो है वो विजिट वीज़े का है। मेडिकल वीज़ा जो है वो 3 मंथ्स दिया जाता है, उसके बाद 3 मंथ्स और एक्सटेंड होता है। तो मेरे ख्याल पे इन हालात में जो है इस टाइम जो है आपको वो एम्बेसी वाले कम से कम वीज़ा नहीं देंगे। जी। और अगर इन केस के इनका जो स्पाउस है पाकिस्तान में, इनकी मिसेज अगर वो बीमार हैं और वो किसी इलाज के लिए यहाँ पे आना चाहती हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। उसका मैंने आपको बताया कि उनकी इंश्योरेंस नहीं होगी, क्योंकि शर्त ये, अगर आप कोरिया आते हैं तो 6 मंथ्स तक आप स्टे करते हैं, 6 मंथ के बाद आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। जी डायरेक्ट जी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। तो उससे इसका मतलब ये, अगर उनकी ट्रीटमेंट कोरिया में होनी है तो वो उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा। और वो एक सूरत में मेडिकल वीज़ा पॉसिबल है कि वो उनके डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर कोरिया में मंगवाएं। यहाँ डॉक्टर रिकमेंड करेगा, वो यहाँ पर इलाज लिखेगा। उसके बाद आप वो सारा, उसको एरियसो कहते हैं कोरियन में, एरियसो और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिंदासो वगैरह, वो सारे ले जाके अपने उधर एम्बेसी में जमा कराने होते हैं। उस सूरत में आपको मेडिकल वीज़ा मिल सकता है। लेकिन आप सिर्फ इलाज के लिए उनको यहाँ पर विजिट पे बुलाते हैं, इलाज करवाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। जी उसके उससे अगला जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैं कोरिया में बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहा था, ठीक है। जी मैं जी पकड़ा गया और पुलिस भी आई उधर, और फिर कुछ अरसे बाद पुलिस ने मुझे क्लियर भी कर दिया। ये मेरे ख्याल में उन्होंने मोमियाना उंजन था, और उनको जो लेटर मिला है उन्होंने कहा है कि मुझे बताया गया है कि आप क्लियर हैं बिल्कुल ना, आपको इस दफ़ा माफ़ी दी जा रही है, लेकिन अगर दोबारा कोई ऐसा मसला हुआ तो फिर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। अब क्या मैं जब अपना 5 साल पूरे करूंगा या जब मेरा कोई वीज़ा एक्सटेंशन होगी तो उसमें मुझे कोई परेशानी हो सकती है। देखिए, जो आपको पेपर मिला हुआ है वो पेपर देखना होगा कि उस पेपर में क्या लिखा हुआ है। असल में कोरिया में डिसीजन होते हैं, इसको मुझे जो लग रहा है उस पे लिखा होगा क्या, शायद कीसो झुंझी। कीसु कहते हैं फॉरवर्ड करने को, कीसु झुंझी मतलब है स्टॉप कर लिया, मीन के जुर्म साबित हो गया है। जुर्म साबित है, लेकिन उन्होंने किसी रीजन की वजह से आगे फॉरवर्ड नहीं किया हुआ, तो वो पेपर देखना होगा पेपर पे लिखा क्या हुआ है।
क्योंकि जो डिसीजन होता है वो डिसीजन देखना होता है। अगर उन्होंने लिखा है किसो झुंझी, इट्स मीन कि वो क्रिमिनल है। तो उसके लिए जब तक उसने क्लियरेंस नहीं की होगी उसकी इमिग्रेशन की, वो वापस नहीं आ सके। उसको इमिग्रेशन क्लियरेंस करना मस्ट है, लेकिन वो पेपर देखना पहले मस्ट है कि उस पेपर पे लिखा क्या हुआ है। जी चलें ठीक है, इनके पेपर भी चेक करवा लेते हैं, वो अपने जानने वाले भाई हैं। जी और जी फिर ज़्यादा फैक्ट्स का आजकल बहुत मसला आ रहा है, जी ठीक है। जी। बहुत सारे भाई जो हैं वो फैक्ट्स लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो फैक्ट्स लें या ना लें? क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से कंपनीज में थोड़ा सा है काम भी इशू। हाँ ऐसा ही है जी। फैक्स देखिए लेने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ये हम नहीं कह सकते कि फैक्स नहीं लेनी चाहिए। कुछ दोस्त होते हैं, कुछ भाई होते हैं, मजबूर होते हैं, उनको काफ़ी मसाइल होती हैं। ये नहीं कि मतलब अब हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फैक्स ना लें और आप उसी कंपनी में लगे रहें। हर बंदे की अपनी पर्सनल इश्यूज भी होती हैं, लेकिन अगर वो बियरेबल है, अगर आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप करें। लेकिन अगर वो इस हद तक है, फॉर एग्जांपल सैलरीज में आपकी कटिंग कर रहा है या इस तरह कोई नाजायज आपके साथ कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा रीजन है जो आप पेश कर सकें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, उस सूरत में जो है आप कोशिश करें कि आप फैक्स ले लें। लेकिन फर्ज में अगर ऐसी सूरत नहीं है, मालिक की कोई गलती नहीं है, कोई आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहा, तो आप जो है वो फैक्स नहीं ले सकते। तो बेहतर ये है कि जिस कंपनी में आप रहते हैं उस कंपनी में रहें। उसका फायदा ये होता है कि आप 4 साल 10 महीने बाद लगाने के बाद आप दोबारा 4 साल 10 महीने का वीजा ले सकते हैं, वो आपको पता ही है। और आखिरी जब अगर आपका साल है तो आपको पता है कि अगर आप आखिरी साल में कंपनी चेंज करते हैं या आप दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उससे मसला ये होता है कि आपका आखिरी कंपनी में एक साल बराबर नहीं होता, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान जाकर वहां पर टेस्ट भी दे दे तो आप उस कंपनी में दोबारा नहीं आ सकते। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके आप अपने फ्यूचर का फैसला लें। फ्यूचर आप अपने हाथ में है, आपको पता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या बुरा है। तो डिसीजन जो है वो आप पे डिपेंड करता है। हम आपको मशवरा नहीं दे सकते कि आप ये करें या ये ना करें। आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथ में है। जी अगले भाई साहब का ये सवाल है कि मैं यहाँ पे एक गैर कानूनी तौर पे मुकीम हूँ और जी मैंने जी एक कंपनी में काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ। अब बदकिस्मती से वो कंपनी का मालिक हमें सर्विसेज पे नहीं दे रहा, यानी कि तेजी कम नहीं दे रहा, जी जी जबकि वो जो मेरा हक है। तो इस सिलसिले में अगर मैं क्या कहते हैं कि लेबर कोर्ट में जाता हूँ और पहले बल्कि मैं लेबर कोर्ट में चला गया हूँ, तो जब उन्होंने उस बंदे से बात की वहाँ पे वो हाजिर भी नहीं हुआ, पेश भी नहीं हुआ, तो उल्टा उसने ये धमकी दी है कि मैं उधर से तुम्हें पकड़वा दूंगा। तो क्या हम्म। मुझे फर्दर अपना केस के मुतल्लिक क्या करना चाहिए, जबकि मुझे ये खतरा भी है कि अगर वो कोई ऐसा मसला हो गया तो फिर मेरा क्या मुस्तकबिल है? ऐसे केसेस हम बहुत हैंडल कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड हैं जो उन्होंने बात की है। उसमें हम पावर ऑफ अटर्नी ले लेते हैं। पावर ऑफ अटर्नी लेने की मुराद ये है कि हम उसके बजाय जाकर बयान दे सकते हैं और हम प्रोटेक्शन देते हैं। वो उस टाइम कोई भी हमारी लॉ फर्म या कोई और भी लॉ फर्म है, वो यही करेंगे कि वो पावर ऑफ अथॉरिटी लेके वो आपके बजाय जाकर उधर बयान दे सकती हैं। अगर मालिक नहीं पेश हो रहा तो उस ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। लेकिन वो ऑफिसर जो है फॉरेनर को देकर जो है उस तरह वो एक्शन नहीं करता जब तक इन पर प्रेशर नहीं आता। तो बेहतर अगर ये इस हालात में है तो आप किसी लॉ फर्म की या किसी अच्छे जो सैलरी से जो डील करता है, हेंगजोंग साहब वगैरह, उनकी हेल्प ले लें तो वो शायद आपके लिए जो है हेल्पफुल रहे। जी और अगला सवाल है कि वही री एंट्री वाला। जी भाई, री एंट्री लग रही है, थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, एयरपोर्ट में भी लग जाती है। तो बेहतर यही है कि आप री एंट्री का जितना भी ये सरदर्दी है ये कंपनी पे डालें, ठीक है। उसके बाद आसिफ अली भाई ने पूछा है कि मैं कोरिया में वीज़ा G1 में रहता हूँ जिसकी मुद्दत पूरी हो गई थी, इसलिए मैं वापस पाकिस्तान आ गया था। अब मैं दोबारा कोरिया आना चाहता हूँ लेकिन मैं लीगल वापस आया था। देखिए जीवन जब आप अप्लाई कर लेते हैं, जीवन के स्टेजेस होते हैं। आपका पहले केस जो है इमिग्रेशन में होता है 6 मंथ तक। फिर उसके बाद आप अगर वो रिजेक्ट करते हैं आप दोबारा उस पर अपील करते हैं, वो भी जीवन कंसिडर किया जाता है। उसके बाद उसका स्टेज है कि आप इमिग्रेशन के खिलाफ ही आप कोर्ट में जाते हैं, इमिग्रेशन के डिसीजन के खिलाफ। फिर फर्स्ट कोर्ट, सेकंड कोर्ट, थर्ड कोर्ट आप फाइट करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप किस स्टेज तक गए हैं, आप किस अपने मुद्दत किसको मुद्दत पूरा होना कहते हैं। अगर आप इमिग्रेशन के खिलाफ गए हैं तो आप खुद ही कंसिडर करें कि आप उनके खिलाफ गए हैं, आप उनके खिलाफ केस किया हुआ है, तो वो आपको दोबारा कैसे वीजा दे दें। अगर आप समझते हैं कि आप लीगल वापस आ गए हैं, लीगल आप वापस आ तो गए हैं, आप पर फाइन नहीं है, लेकिन आपकी हिस्ट्री में ये है कि आपने इमिग्रेशन के खिलाफ केस किया हुआ है, तो
ऐसे केसेस में मुश्किल है कि वो आपको आसानी से वीजा दे दे। जी अच्छा जी। रिटर्निंग, फिर वही जाहिद भाई का सवाल है, वो काफी देर से सवाल पूछ रहे थे कि रिटर्निंग वेटिंग वालों का के लिए कोई इन्फो। ऑलमोस्ट सब जितने भी रिटर्निंग भाई हैं उनके लिए हमारा ये कंबाइन है, चाहे आप किसी भी सूरत में गए हैं, रिटर्निंग हैं या जाने वाले हैं, एवरीथिंग्स डिपेंड ऑन एचआरडी। ठीक है, जब क्योंकि वो एक मुतलका इदारा है, उनको भी पता है कि उनकी जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं या जो उन्होंने करना है, लेकिन हर चीज जो है ना कोरिया में, बल्कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, एक ही सवाल है कि कोरोना की वजह से जैसे ही हालात बेहतर होंगे, हर इदारा वो अपने अपने जो भी उनका प्रोसेस है वो मुकम्मल करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे एक सवाल और आता है कि मेरा टाइम उधर, टाइम जो है वीजे का टाइम अगर एक्सपायर हो गया तो। किस स्टेज पर होते हैं अभी? मुझे एक क्वेश्चन आया पिछले दिनों में कि वो 3 साल लगा के, जबकि उसका 1 साल 10 महीने का उसने वीजा एक्सटेंड नहीं किया था। उस हाँ जी। सूरत में दोबारा वीजा लगना मुश्किल हो जाता है। कोई इम्पॉसिबल समझे आप, लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल 3 साल का वीजा ऑलरेडी लगा हुआ है, साल या 1.5 साल बाद आप पाकिस्तान जाते हैं, आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है या आपकी री हाँ एंट्री जी। एक्सपायर हो जाती है, तो उस सूरत में आप कंपनी से दोबारा डॉक्यूमेंट्स लेके अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके एम्बेसी में दोबारा अप्लाई करें। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है ई9 वीजा दोबारा मिलकर आप दोबारा कोरिया आ सकेंगे। जी अच्छा जी। स्टूडेंट वीजा ओपन हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल ओपन है, स्टूडेंट को वीजा लग रहे हैं। और स्टूडेंट कम्युनिटी से हमारे कंफर्म है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं उनको वीजे लग चुके हैं और बहुत से जो है प्रोसेस में है। जी अबरार भाई, थोड़ी देर पहले जो सर्विसेज पे थे गम का हमने जवाब दिया था, इसका भी एज इट इज प्रोसेस है। अगर मालिक सैलरी ना दे तो आप उसको सू कर सकते हैं, बेशक आपके पास वीजा है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा बेहतर ही है है। कि आप हाँ जी हाँ जी, आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें, या अगर आपके कोई और सोर्सेज हैं तो आप अपने थ्रू वो सू करके या किसी भी तरीके से आप वीजा ले सकते हैं। ठीक है जी। जी जी और उसके बाद सर आते हैं कि क्या एक फैक्ट्री में, मैंने आखिरी फैक्ट्री में 1 साल पूरा मुकम्मल नहीं किया, ठीक है, और जी जी मेरा वो मुझे नया मिलेगा वो? देखिए मतलब फिलहाल कि अभी जो रूल है उसमें ये होता है कि आपने आखिरी साल में आखिरी साल पूरा अपनी कंपनी में लगाना होता है, तभी आप जो है स्पेशल टेस्ट देकर उसी कंपनी में दोबारा आ सकते हैं। अगर आपका 1 साल पूरा नहीं है तो आप रिटर्निंग टेस्ट तो दे सकते हैं, लेकिन आप उस कंपनी में दोबारा नहीं आ सकते जिस कंपनी में आपने आखिरी काम किया। लेकिन अभी जो लॉ पास हुआ है, जो नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली वो इम्प्लीमेंट होगा, उसमें आपके स्कोर्स देखे जाएंगे। अगर आपके स्कोर इस लेवल पे हैं कि आप दोबारा जो है आ सकते हैं, तो फिर आप दोबारा आ सकते हैं। उसका टाइम टेबल अभी, जो उसका पॉइंट टेबल अभी तक वो आया नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के फरवरी मार्च में होपफुली वो आ जाए। तो उसके बाद जो है शायद उन लोगों को भी जो है फायदा हो जिन्होंने आखिरी कंपनी में जो है कम अरसा लगाया हो। जी मलिक इमरान नवाबिया साहब, हमारे बहुत ही प्यारे छोटे भाई, उन्होंने एक सवाल पूछा है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि भाई कोरिया में शादी जी जी कैसे कर सकता है अवामी सवाल, तो भाई जान गल इन जाके मुकदरा नाल। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ठीक है जी। ते मुकदरों से, जिसके मुकद्दर इधर लिखे हुए, उनकी शादी हो जाएगी। अच्छा जी, एक फैक्ट्री वालों का क्या बना जनाब? अभी रिसेंटली एक बात चल रही थी कि जिन्होंने एक फैक्ट्री चेंज की हुई है वो बगैर टेस्ट के वापस आ सकेंगे। इज इट ट्रू? वो वो मैंने आपको बात की है कि वो पॉइंट टेबल देखा जाएगा। पॉइंट टेबल अभी तक आया नहीं है। लॉ पास हो चुका है। असल में होता ये है कि कोरिया में कोई भी इदारा जब कोई लॉ पास करता है तो वो लॉ पास करने के बाद वो यहाँ सेनेट में देता है। सेनेट में पास होने के लिए उसको 6 महीने दरकार होती हैं। तो आफ्टर 6 मंथ्स उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो वो 6 मंथ जो है वो वेट करना होगा। तो आफ्टर 6 मंथ जो है होपफुली उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। जी इलीगल जो वॉलंटरी वापस आए थे, उनके बारे में कोई जो है गाइडलाइंस हैं, तो अगर वो भी बता दें कि उनका क्या मुस्तकबिल है। अ, असल में सुनने में ये आया है कि किसी और कंट्री से वॉलंटियर गए थे। उन्होंने जब विजिट वीजा अप्लाई किया तो उनसे स्पॉन्सर मांगा है कि कोरिया में आपको कोई स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर दे दें। तो उनके लिए यह है कि स्पॉन्सर मस्ट है। स्पॉन्सर अगर वो देंगे तो वो वहां से विजिट वीजा लग सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान से अभी विजिट वीजा नहीं लग रहे। तो जो गए हैं उनको वेट करना होगा। जी हाँ जी। और जाहिद भाई, आपके सवाल का जवाब ये है कि आप एम्बेसी ऑफ कोरिया जो पाकिस्तान में है वहाँ पे आप कॉल करें,
उनसे फिर जो है वो आप सारा अपना मामला जो है वो डिस्कस करें। और आगे से आमिर मंगोल साहब पूछ रहे, सॉरी आरिफ मंगोल साहब पूछ रहे हैं कि मैंने तीनों कोर्ट के प्रोसेस मुकम्मल किए थे वीजा G1 का सर। जी वो इट्स थोड़ी मीन देर पहले भी इन्हीं का सवाल जी जी था। जी इट्स मीन कि हाँ वो जी। इमिग्रेशन के खिलाफ गए हुए हैं। फर्स्ट कोर्ट में भी चैलेंज किया हाँ जी। इमिग्रेशन के डिसीजन को, सेकंड कोर्ट में भी इमिग्रेशन के डिसीजन को चैलेंज किया है, और थर्ड कोर्ट में भी इमिग्रेशन के हाँ जी। डिसीजन को ही चैलेंज किया है। तो अगर ऐसी हिस्ट्री हाँ आपकी है तो वो सारी जो है वो शो होगी जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो अब ऑफिसर पे डिपेंड करता है और आपके रीजन पे डिपेंड करता है कि आप क्यों वीजा लेना चाहते हैं। तो सारी चीज कंसिडर हाँ जी। होके वो उनका जो ऑफिसर है वो भी डिसीजन लेगा। जी इजाजुल हक भाई साहब ने पूछा है जी कि G1 का री एंट्री प्रोसेस अगर कोई है तो बता दें, मिल रही है क्या G1 को री एंट्री? देखिए री एंट्री मिलती है, ये नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन आपके पास लीगल वैलिड वीजा होना चाहिए और आपके पास वैलिड रीजन होने चाहिए, तो फिर हाँ पॉसिबल जी। है। जी हाँ जी। और अवैस वड़ाई साहब ने लिखा है कि असी फिर जवाब ही समझिए तुसी जनाब, खाली जवाब ना समझो, तुसी साडे कोल मुक्के खा लेने ने। सवाल क्या था? वो अवैस है, अपना भाई है छोटा, वो इमरान को जो मैंने जवाब दिया है ना, अच्छा वो अच्छा। उसपे अवैस अपना क्या कहते हैं कि तजिया पेश कर रहे हैं कि असी फिर जवाब ही समझिए, तुसी जवाब ना समझो जनाब। नाल फोटो भी देखो खलोता कौन है, ते उन्हें ਤੁਹਾਡੀ बड़ी पिंज लानी है। ते एनीवे आगे चलते हैं जनाब। भाई एक फैक्ट्री में 4 माह 10 मंथ काम किया है और एंड पर फॉरनर का कोटा उस फैक्ट्री में मुकम्मल हो जाता है तो फैक्ट्री वीजा इशू नहीं कर सकती, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, रहनुमाई फरमाइए। इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, इसमें कंपनी का भी कोई कसूर नहीं है। हाँ जी, इसमें किस्मत का कसूर है। हाँ जी। हाँ जी। तो किस्मत, अल्लाह करे जी आपकी किस्मत खुले, किसी और फैक्ट्री में आपका हो जाए। ईपीएस की लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या प्रोसीजर चल रहा है जनाब? ईपीएस की ये है जी कि कोरोना की वजह से सब कुछ ठप ठपा हुआ है, और कोरोना जैसा ही खत्म होगा फिर ईपीएस वाले खुद अपने होम पेज पे अपने हर इदारे को, मुतलका इदारे को वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे। जी E74 टू F27 न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट कब से? मोस्ट वेली दिसंबर से होगी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। और बाकी इजाजुल हक भाई साहब ने भी सवाल पूछ लिया है। बाकी डॉक्टर साहब अगर आप अपनी तरफ से कोई जो बात शेयर करना चाह रहे थे दोस्तों से, अगर पहले वो कर लें तो। जी मैं एक बार क्वेश्चंस ले लें उसके बाद ना कर लूं कि अभी से कर लूं? बेहतर है कि मीन वाइल थोड़ा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन काफी, क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना कि अगर 100 क्वेश्चन थे तो उसमें 80 क्वेश्चन जो है ना वो रिटर्न इज रिलेटेड थे, हम्म, जी जिसका एचआरडीबी यही जवाब देती है कि जैसे ही कोई शुरू हुई हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे, और हर चीज एचआरडी ने अपने उस पर रखी हुई है। और हमारी ये हम दुआ ही कर सकते हैं, हमारी ये दुआ है कि जल्द से जल्द ये मामला सारे खत्म हो और एचआरडी जो है वो अपने मामला शुरू करे। जी मैं असल में जो बात करना चाहता हूँ वो है फेक डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में फेक डॉक्यूमेंट्स बनना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी डिग्री बनना कोई मुश्किल नहीं है। जी जी। इवन के लोग पैसे लगा के उधर से बोर्ड से जो है वो डिग्री बना के यहाँ पर E7 वीज़ा अप्लाई करते हैं और वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराया हुआ है, मौजूदा तौर पे वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन चलती है। और इन्होंने इतने एजेंसीज के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हुए हैं, इतने इनके ताल्लुकात हैं कि ये डिग्री जो फेक है उसका पता लगवा सकते हैं। तो ऐसे हाँ बहुत जी। से केसेस हुए हैं कि जिनको E7 वीजा लग चुका है, 2-3 साल बाद उनकी डिग्री फेक निकली है और उनको उसी टाइम जेल में लाकर डिपोर्ट किया गया है। तो आप सब लोग एहतियात करें। आपको मौजूदा तौर पे तो आपको लगेगा कि मैंने E7 वीज़ा ले लिया है या F2 वीज़ा, जो भी वीज़ा जो है मैंने ले लिया है फेक डॉक्यूमेंट्स पे। इस तरह नेशनलिटी के लिए भी है कि अक्सर जो है नेशनलिटी के अप्लाई करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट जो है, अगर एक डॉक्यूमेंट फेक निकल आया, मीन कि आपका सारा कैरियर गर्क हो जाता है। तो बहुत से लोगों की नेशनलिटीज भी इस बेस पे कैंसिल हुई हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स फेक थे। मीनवाइल कि अगर एक डॉक्यूमेंट, एक पेज भी अगर उसमें फेक हुआ तो आपका सारा करियर गर्क हो जाता है। तो आप इस चीज से एहतियात करें। अगर आपके फॉर एग्जांपल पॉइंट्स नहीं बनते तो आप कोई फेक डॉक्यूमेंट ना बनाए, जो नहीं बनते वो नहीं बनते। हमारे पाकिस्तानी का मसला ये है,
स्पेशल जो E9 वर्कर्स हैं, ये शुरू में जब आते हैं 3-4 साल बिल्कुल आराम से गुजारते हैं, बिल्कुल फिक्र ही नहीं होती, टेंशन ही नहीं होती कि आगे आगे करना क्या है। बहुत आराम से कहते हैं 4-5 साल का वीजा पड़ा हुआ है, आराम से करेंगे। जब एंड में 6 महीने रह जाते हैं, साल रह जाता है, फिर इनको टेंशन पड़ जाती है कि मैंने E7 वीजा लेना है, अब मैं क्या करूं। तो उस टाइम जो होता है फिर कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम ना पॉइंट्स बन सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आप E7 वीजा लेने के हक में हैं, कोरिया में आप लॉन्ग टाइम स्टे करना चाहते हैं, तो आपको शुरू से तैयारी करनी है। ये नेपाली हो गए, वियतनामी हो गए, ये शुरू से तैयारी करते हैं, शुरू से लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, हर एक चीज ये अपनी प्रिपेयर रखते हैं। हम पाकिस्तानी जो है इस चीज में बहुत ज्यादा वीक है। तो हम सबको, जिसने भी आगे वीजा लेना है, उसको शुरू से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मैं मेरा जो है आगे फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। लेकिन आपको ये बात बताऊंगा कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट जो है आप कभी भी यूज ना करें। जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है इमरान मुरीद साहब ने। E7 के पॉइंट्स टेबल में आपने जितने ईयर्स एक कंपनी में काम किया है उतने पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने अपनी कंपनी एक दफ़ा छोड़कर दोबारा उसी सेम कंपनी में वापस आया हूँ, क्या मुझे टोटल पॉइंट्स मिलेंगे? आगे है सवाल देखिए, अभी मेरे को। हाँ हाँ जी, PHIR स्टार्ट से फिर स्टार्ट से। फिर स्टार्ट से। देखिए, ये हाँ जी। डिपेंड करता है कि अगर आपने कंपनी छोड़ी है, आपने जॉब दूसरे के लिए अप्लाई की है, आपको दोबारा से वैसी कंपनी में जॉब लगी, अगर इस तरह है तो आपकी हिस्ट्री में आ जाएगा कि आपने फैक्ट्री छोड़ी हुई है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ऑफिसर पे। अगर गैप ज्यादा है, जितना मुझे इल्म है, अगर एक हफ्ते से ज्यादा गैप है तो फिर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर एक हफ्ते से कम गैप है तो फिर शायद आपको जो है उसके पॉइंट्स मिल जाए। जी। और E9 वीज़ा कंपनी अगर रजिस्टर्ड वर्कर 5 से ज़्यादा हूँ और आपने काम कंप्लीट किया, छुट्टियां नहीं की तो मिल जाएगी छुट्टी? अगर आपने कंप्लीट किया तो छुट्टियां नहीं की तो छुट्टियां नहीं की तो मिल जाएगी। आई थिंक ये बात कर रहे हैं, योंछा की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। योंछा होता है जो सालाना आपकी 15 छुट्टियां होती हैं। अगर आपने एक छुट्टी भी इस तरह नहीं की तो आपको वो 15 छुट्टियों के आपको उसका मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल पे सवाल ये है। तो योंछा का जो रूल है वो बहुत वेरिएबल है, बहुत वेरी करते हैं, कंपनी पे डिपेंड करता है। जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनका हाँ मैछूल वगैरह देखा जाता है, उसकी मैछूल के और उसके वर्कर्स पे डिपेंड करता है कि उस कंपनी का योंछा बनता है या नहीं बनता। तो ऐसे अगर है तो आप लेबर कोर्ट में केस करें, लेबर कोर्ट वाले जो है वो फैसला कर सकते हैं कि इस कंपनी का जो योंछा है आप वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो बेहतर है वो किसी एक्सपर्ट से आप उसका उसके बात करें तो बेहतर होगा आपके लिए। जी। जी इमरान भाई, आप एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। और नदीम अफजल भाई हम ने हमें अभी ज्वाइन किया है। सर हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्कुल उस इशू की तरफ आने वाले थे सर। हेल्थ इंश्योरेंस भी रिटर्न मिल सकती है? ये मेरा सवाल है जी। हेल्थ इंश्योरेंस रिटर्न नहीं मिलती भाई जी, ये माजरत के साथ ये मुझे भी नहीं मिली जिसका मुझे बहुत ही दुख है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जितनी भी आप देते हैं वो आपको नहीं मिलती। हाँ ये है कि जब अल्लाह न करे आप बीमार हो जाते हैं तो फिर आपको उसका बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। कोरिया में स्टडी वीज़े के लिए स्टडी का गैप कितना हो तो वीज़ा लग सकता है? अजीम जावेद गुजर साहब, उनका काफ़ी मेरे से सिमिलर नाम है, उन्होंने ये सवाल पूछा है। देखिए, गैप मायने रखता है, लेकिन गैप से ज्यादा आपका स्टडी प्लान मायने रखता है कि आपका स्टडी प्लान कैसा है, आपने स्टडी प्लान कैसे लिखा हुआ है। वो डिपेंड करता है। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, किसी वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपका स्टडी प्लान देखते हैं। उसमें आपने हाँ जी। मेंशन किया होता है कि आपका गैप क्यों आया हुआ है और आप क्यों जो है अपनी स्टडीज फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर वो आपने बेहतर से लिखा हुआ है, बेहतर से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बेहतर है कि आपको चांसेस ये है कि आपको वीजा मिल जाए। जी। काशिफ भाई काइंडली अगर एक दफा फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दें तो पीछे रह गया जी। अच्छा जी, अगला सवाल है सैयद अदनान हुसैन बुखारी साहब। आई रिस्पेक्टेबल सर, जैसे अल्लाह की ज़ात ने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी है, मैं भी चाहता हूँ पर आपकी तरह खूब स्ट्रगल करके अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है भाई। अल्लाह पाक आपको भी मजीद तरक्कियाँ और इज़्ज़तें अता हाँ। फरमाए।
हम फीस बिल अपने भाइयों के लिए जो हो सकता है हम लोग करते हैं। और काफ़ी भाई आपकी तरह के भाई जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, इससे हमारी हौसला भी अफजाई भी होती है। और आप अगर आप में कोई टैलेंट है, आप आगे आके हमारे साथ आएँ, हम आपको वेलकम करेंगे, ठीक है? और आपके अलावा भी जितने भाई हमारे साथ या हमारी टीम में या हमारी तरह इस तरह का सोशल वर्क करना चाहते हैं, बहुत से भाई ऑलरेडी कर रहे हैं। क्योंकि असल में ये होता है ना कि हमें हर चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता, या बाज़ दफ़ा हम कोई बात डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें से कोई ऐसा पॉइंट आता है कि जिस पे अप एंड डाउन्स आ जाती हैं, तो वो भाई जो ऑलरेडी उस एक्सपीरियंस से गुज़रे होते हैं, वो फिर रहनुमाई फरमाते हैं और उनको नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, और उससे हमारी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होता है और आगे हम आपके साथ वो शेयर भी करते हैं। तो मोस्ट वेलकम एनी टाइम, आप जब भी चाहें हमारे इस मिशन में शामिल हो सकते हैं। और हम एक बात और यहाँ पे अभी मेरे ज़हन में आ गई डॉक्टर साहब ने कुछ नाम चूज़ किए हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है जी? तो डॉक्टर साहब आप खुद ही इस प्रोग्राम को अपनी तरफ से एक प्यारा सा नाम दे दें। वो असल में मैंने आपको मैसेज किया, मैं इस टाइम मोबाइल पे ऑनलाइन ये हूँ, तो वो मेरे पास। अ, आपने मुझे मैसेज किए थे, मेरा मोबाइल पता नहीं उधर पड़ा हुआ है, आज जरा वो अफरा तफरी हो गई है थोड़ी सी। आपने मेरे ख्याल में जो वो मुस्बत सोच वाला कहा था, वो कैसा है मुस्बत सोच? मुस्बत सोच भी है, लम्हा फिक्रिया भी था एक, आई थिंक रोशन पाकिस्तान था, आई थिंक। तीन चार नाम तो मुझे याद है, एक दो और भी थे। तो वो मेरे ख्याल पे अगर सजेशन हम ले लेते हैं तो यहाँ कमेंट्स में हमें दे दे, तो हम उसमें से कोई अच्छा नाम चूज करके या उसको मैच करके हम कोई अच्छा सा रख सकेंगे इंशाल्लाह। मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक और मैसेज आया है इमरान भाई का। जी, उन्होंने इमरान भाई का मैसेज मेरे पास भी आ चुका है, बेहतर है आप पढ़ें। मुझे भी उनका उनका अभी अभी मैसेज मिला है। हाँ जी। उनका मैसेज आया कि उन्होंने योंगजू योंग जो है लेवल 5 करके योंगजू योंग उन्होंने पास की है। तो वो कह रहे हैं कि मैं किया शियोम जो है वो भी जो 20 घंटे लगाकर उसके बाद एग्जाम दूं या अभी एग्जाम देना बेहतर है, उन्होंने ये सवाल किया है। नवाब साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान नवाब भाई की। जी, जी। तो उसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मकसद पहले पीआर लेना है, तो पीआर के लिए सिर्फ योंगजू योंग भी जो है वो इनफ है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, तो नेशनलिटी के लिए जो है आपने फिर किया योंग जो है वो भी शिया जो उसका एग्जाम है वो भी आपने देना है। दूसरे इमरान भाई का क्वेश्चन है, वो असल में मेरी नजर से गुजर गया, आप पढ़ के मुझे बता दीजिए कि शायद मैं जवाब दे दूं। नहीं डॉक्टर साहब, ओ इमरान हो रहे, ए इमरान हो रहे। हाँ जी। ये अब इमरान मेरे भाई, वाले हाँ। इमरान का क्वेश्चन करिए। हाँ जी, इनका अब जो मेरे है वाले इमरान इनका का क्वेश्चन इनका करिए। प्यार जो है मेरे पास है, हन पास का। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन उनका सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, सवाल जितने बता ये दीजिए। प्यारे इतना ही उनका सवाल भी है। जो बेचारे E9 दूसरे पाकिस्तानी पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं, उनके बारे में मैं बताइए कि कोरोना टेस्ट कितनी देर पहले करवाएं और रेजिडेंस कहाँ और कैसे लें। ये एक रिसेंटली एक वाक़या हुआ है इमरान भाई के सराउंडिंग में, अनफॉर्चुनेट वाक़या था। और आई थिंक अल्लाह करे वो सॉल्व हो गया होगा। काफ़ी उसमें पूरी रात में और कुछ और दोस्त वो इन्वॉल्व रहे, लेकिन ऑलमोस्ट वो सॉल्व हो गया था। लेकिन इस पे आप थोड़ी पहले रोशनी डालें। दोबारा पढ़ूँ अ, क्वेश्चन? नहीं, वो असल में मुझे आप वो कोई उसकी स्टोरी बताना चाहते थे, मैं असल में वो स्टोरी पहले सुनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा। हुआ ये है कि क्या कहते हैं कि थोड़ा सा इन्फॉर्मल क्वेश्चन में भी ये आ जाता है कि एक पाकिस्तानी भाई जो कि किसी भी तरह उधर से टेस्ट हुआ, लेट हुआ, जल्दी हुआ, एनी हाउ बंदा कोरिया पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ से एयरपोर्ट से आगे उसके पास जो एड्रेस था वहां पे भी पहुंच गया। जब वो घर के सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा भाई आपका तो ये घर ही नहीं है, आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते। जिस बंदे ने वो मैनेज करवाया हुआ था, ठीक है, वो उन्होंने कहा है जी कि ये हो गया है, वो हो गया है, आपका मामला हल करते हैं, अभी ये करते हैं, वो करते हैं। अब वो बंदा 3 दिन फ्लाइट में रहा है, पाकिस्तान से कतर, कतर से दुबई, दुबई से कहाँ से करते करते 3 दिन का जागा हुआ बंदा जब आगे पहुंचा, तो उसका आगे वो जो क्वारंटाइन, वो जिसका आई थिंक ही पेड इनफ मनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी पाकिस्तानी भाई को, तो वो जो है आगे वो आप घर में घुसने नहीं दे रहे थे। तो फिर वो पूरी रात का एक जो है ना बड़ी मतलब कि एक स्टोरी है, हम्म। अफसुर्दा स्टोरी है। और आखिरी जो जब तक मैं इन्वॉल्व रहा हूँ इस मामले में, तो वो ये था कि वो बंदा आ रहा है अभी और वो कोई अरेंज करके देगा, ठीक है।
तो इसके लिए इमरान भाई ये कह रहे हैं कि उनको कितनी देर पहले कोरोना टेस्ट पाकिस्तान से करवाना चाहिए, उनका कितना क्योंकि हो सकता है उनको फ्लाइट में भी कुछ घंटे जो है वो बाज़ औक़ात ज़्यादा लगते हैं, ठीक है? और अ, दूसरा ये कि यहाँ पे वो रेज़िडेंस अगर मालिक नहीं करता या उनके पास अपनी नहीं है तो उन्हें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, बात अव्वल तो बहुत ये है लंबी हो कि गई है। 48 आवर्स जो है वो बताया जा रहा है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपने कोरोना टेस्ट करना होता है जब आप फ्लाई करते हैं। हाँ जी, जब आप फ्लाई हाँ करते जी, हैं 48 आवर्स है, जब आप पहुंचते हैं तो 96 आवर्स है। हाँ जी, तो ये डिपेंड करते हैं, कुछ एयरलाइंस कहती है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने जो है कोरिया पहुंचना है, कुछ कहती है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आप टेस्ट करा सकते हो। 96 आवर्स है कि आपने कोरिया पहुंचना, 96 आवर्स तक वैलिड होता है। अब इसमें क्या किस चीज़ में सदाकत है, किस कोई क्या हकीकत है, ये मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन 48 आवर्स और 96 आवर्स की बात होती है। लेकिन ये कंफर्म है जब आप पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं तो 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने कोरोना टेस्ट करवाना होता है। आप E9 के लिए ये होता है कि अगर वो वहां से फ्लाई करते हैं तो उन्हें फ्लाई करने से पहले उनको HRD में जो है अपना भेजना होता है क्वारंटाइन का, जो उसका स्पेस है, जो एरिया है, वहां से वो अप्रूव होता है। वो टीम आती है HRD की, वो चेक करती है, अगर वो चीज़ वो जगह वैलिड है, वहां पर ये रह सकता है, वो वहां से अप्रूव करते हैं। अप्रूव होने के बाद उसको इजाज़त मिलती है कि वो फ्लाई कर सके। ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपका ऑनर भी जो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप आ जाएं, उस सूरत में आपको जो है गवर्नमेंट का जो क्वारंटाइन है, आप वो अवेल कर सकते हैं। एक दिन का 1 लाख युआन है, मतलब आपको 14 लाख युआन जो है आपको सबमिट मतलब पे करने होंगे। तो वो भी जो है उसके मालिक की परमिशन होनी चाहिए, मालिक को राजी करना चाहिए। अगर आपका मालिक राजी होता है और वो लिख के देता है कि ये गवर्नमेंट के क्वारंटाइन में रहेगा, उसके लिए वो पे करेंगे। वो सहूलत सारी मुयसर होने के बाद वो वहां से जो है फ्लाई कर सकता है। जी। इमरान भाई ने प्रोग्राम का नाम आज की बात सजेस्ट किया है, इस पे आपने रोशनी थ्रो करनी है, ठीक है? आज की बात, हाँ जी, और बहुत अच्छा, हाँ जी, अच्छा नाम है, पसंद आया। अच्छा नाम है, तो जी रख जी। लें फिर। जी जी। ठीक है इमरान भाई, हो आज गया की बात। पक्का फिर आपका आज की बात। तो चलें फिर आज की बात करते हैं जी। आज की बात में शाह साहब ने हमारा बहुत शुक्रिया, अदनान हुसैन बुखारी साहब, शाह साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश है आपकी। और मैं जीवन पर हूँ, कंपनी 2 साल हो गए हैं, कांटेक्ट नहीं किया। 3 पाकिस्तानी लेबर हैं, 2 कोरिया के। मुझे अ, थेगी काम मिल सकता है जो बाउंस होता है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई भाई, आप अगर अपना क्वेश्चन थोड़ा सा वो सिंपल लिखें तो आपके जो है ना वो हो सकता है। सर एक कंपनी चेंज की हुई है तो अगले कंपनी 4 साल 7 माह आगे हो तो क्या मालिक वीजा दे सकता है टेस्ट के बगैर? दोबारा। 1 मिनट। सर अगर एक कंपनी चेंज की हुई हो तो अगली कंपनी 4 साल 7 मंथ लगे हो तो क्या मालिक वीजा दे सकता है टेस्ट के बगैर? टेस्ट बात के बगैर नहीं, टेस्ट के बगैर नहीं, टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देने के बाद जो है वो आपको वीजा दे सकता है। हाँ जी। ये नाम अच्छा है, उमर भाई ने भी तायद कर दिया है। और रोशन पाकिस्तान इज़ गुड, रोशन पाकिस्तान भी आ गया है। और भाई जी मेरा 5 साल मेरा 5th लेवल योंगजू, इमरान ने किया था ये क्वेश्चन, ये तो हो गया हाँ, मेरे इनका ख्याल से दूसरा आगे। क्वेश्चन नहीं, इनका उसके बाद क्वेश्चन आया है कि हाँ उन्होंने इशू किया हुआ है। इशू का हाँ मतलब है जी, क्लियर किया हुआ है, मतलब पास नहीं किया हुआ। तो वो कह रहे हैं कि मैं किया, श्योम जो है वो मैं कर सकता हूँ। हाँ, आप अपियर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें हाँ इशू जी, एक ही होगा कि जब आप नेशनलिटी के फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं तो उस टाइम शायद वो आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लें सेपरेटली। हाँ। तो अगर तो आपको डॉक्टर साहब इंटरव्यू से अचानक बचना है। मुझे, हाँ जी, जी जी। अचानक मुझे एक ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन याद आ गई है, जो मुझे जी भी जी। आज ही पता चली है कि जो 20 घंटे जो हम करते हैं नेशनलिटी के लिए, ठीक है, या यंगजू के लिए, ठीक है, जी जी। वो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हम पास कर जाते हैं तो हमारा इमिग्रेशन इंटरव्यू नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप 60 मार्क्स ले जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपका इमिग्रेशन टेस्ट सॉरी इंटरव्यू जो है नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में 41 मार्क्स लेके करते हैं तो आपका इमिग्रेशन टेस्ट होगा।
आपको ये मैं मेरी इससे इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, शायद यहाँ किसी को ना पता हो या शायद हाँ किसी जी। को पता भी हो। अगर एक बंदा जिसको कोरियन लैंग्वेज पे कमांड है और वो चाहता है कि मैं टॉपिक के लेवल 5 क्लियर कर लूं जल्दी, हम्म, तो उसके लिए ये सजेशन है कि वो साजुन फ्योंका जो है उसका एग्जाम दे। साजुन फ्योंका में अगर उसके मार्क्स 85 प्लस आ जाते हैं तो वो डायरेक्ट लेवल 5 50 घंटे लगाए बगैर वो जोंगा फ्योंका जो फाइनल लेवल 5 का एग्जाम है वो अटेम्प्ट कर सकता है। वो अटेम्प्ट करके अगर मतलब उसने कि उसमें भी 60 प्लस नंबर ले लिया तो उसका केआईपी लेवल क्लियर हो जाता है। उसने कोई क्लास लिए बगैर उसका लेवल 5 क्लियर हो सकता है। अगर उसने टॉपिक 5 के 5 लेवल किए हुए हैं तो नहीं, हाँ उसने साजन फ्योंका में जो उसका पहला एग्जाम होता है उसमें वो 85 प्लस ले ले। 85 प्लस ले प्लस ले लेने के बाद वो डायरेक्ट ही एग्जाम दे दे लेवल 5 का, 50 घंटे न लगाए। के आईपीपी में। हाँ जी, उसके 50 घंटे लगाए बगैर ही वो एग्जाम दे सकते लेवल 5 का। और उसमें अगर उसके 60 प्लस नंबर आएगा तो उसका केपी लेवल क्लियर हो जाएगा सिर्फ 2 एग्जाम से। ओ, ये तो बहुत ही ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन है जनाब। ये तो जी जी। आपने क्या कहते हैं कि एक दिन निकाला है। एनी हाउ, अल्लाह करे कि हमारे भाई उसमें करके नेम चेंज करके क्या हो का आप अच्छा काम कर रहे हैं जी भाई। नेम चेंज नहीं करना, नाम हमने प्रोग्राम का रखा ही नहीं था। और आप भाइयों को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है, इसलिए हम इसको जो है ना वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए कोई भी इसको एक नाम देना चाहते थे। और जो हमारे प्यारे भाई इमरान साहब ने सजेस्ट कर दिया है कि आज की बात। ठीक है जी भाई जी, अगर कोई वर्कर टैक्स रिटर्न, इमरान भाई से रिलेटेड सवाल आ गया भाई, अगर कोई वर्कर टैक्स रिटर्न करता है तो कोई उसके उसके सेंड वीजा पे इशू तो होता है, सेंड वीजा के एक्सटेंड बात वीजा मुझे होगा आई समझ नहीं थिंक। आई। एक्सटेंड एक्सटेंड वीजा होगा, होगा। इन्होंने सेंड कर दिया। हाँ जी। कोई इश्यू नहीं होता क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज है कि जो यंग जनरेशन है, जो कोई मतलब 32 एज लिमिट होती है, उस एज तक अगर वो झुमसो की ऑप जो होता है उसमें जॉब करता है तो वो टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसने टैक्स रिफंड अपने ले लिया है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो अपने टैक्स रिफंड वापस कलेक्ट कर सकते हैं। जी। वो आपसे वालेकुम अवैज भाई सलाम मेरे ख्याल पे निशान भाई। नाराज हो गए हैं। कौन? अवैज भाई आपसे नाराज हो गए हैं मेरे ख्याल पे। अवैस नाराज नहीं होता, वो कार दी गल है। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ कोई टेंशन नहीं। अवैस मेरा बहुत पुराना और बहुत प्यारा भाई है। ठीक है, कोरिया में तकरीबन हमारी बहुत पुरानी रफाकत है। और जिशान भाई ने भी ज्वाइन किया है, लाहौर से हमारे भाई हैं। काशिफ काजी साहब ने फिर सवाल किया है कि थेजी गम, अच्छा 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 यार, सही लिखा करो ना। थेजी गम जो होता है, जो साल में एक सैलरी बाउंस मिलती है। हाँ बोनस जी। मिलती है। जी सैलरी, हाँ बोनस मिलती है, इन्होंने हाँ बोनस लिखा है। यार जी कदे कदे हो जाता तेरे, उम्र भी होगी, नजर भी जरा कट हो जाती है। जी जी। ठीक है। ओके। और अब फिर मैं एक चक्कर में फंस गया हूँ। इन भाई साहब का नाम मुहर्रम है, आई थिंक मुहर्रम ही होनी चाहिए। मुहर्रम अली आदि भाई पूछ रहे हैं कि जहीर अब्बास भाई, टैक्स रिटर्न सूदक से खामियों से खामियों। वीजा का इश्यू हाँ जी नहीं होता। बहुत शुक्रिया भाई, अब आपने भी रहनुमाई फरमाई है। और E7 वीजा के लिए कुछ एरिया के 10 नंबर होते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। मुझे जो खुद जो है ना पर्सनली इस पे कोई थोड़ी तशवीश भी हुई है कि ये क्या बात हुई। E7 वीजा के लिए कुछ एरियाज के 10 नंबर होते हैं, वो किस एरिया के नंबर होते हैं? वो होते हैं अब म्योन के। अब म्योन जो एरिया होता है, जो देहात का एरिया होता है। अब हाँ जी। म्योन जो है ये कोरिया में देहात को बोलते हैं। सिवाय क्योंगी-दो के, अगर क्योंगी-दो का के एरिया है, क्योंगी-दो के एरिया में अब म्योन है तो उसको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। क्योंगी-दो के अलावा कोई इलाका है और उसमें अब या म्योन है देहात में, वो जॉब करे तो उसको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर उसमें उसने 4 साल काम किया है उसके पॉइंट्स अलग हैं। मेरे ख्याल पे 5 पॉइंट्स से 7 पॉइंट्स और इसमें 10 पॉइंट्स हैं। तो जितना उसने काम किया उस हिसाब से जो है उसको नंबर मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। जी। दिलदार हुसैन काशिफ भाई माशाल्लाह लिख रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, वेलकम हमारे प्रोग्राम में आपको करते हैं।
और आपके एक डॉक्टर साहब हम नाम है, इस बंदे ने मुझे इतना तंग किया हुआ है ना, इतना तंग किया हुआ है, लेकिन प्यार इससे इसलिए है कि ये आपका नाम है, ठीक है। अब देखें सवाल क्या बिल्कुल। निकाला है इन्होंने। सर D2 से F2 के लिए क्या प्रोसेस है, इनको सही समझाना है इस बंदे को, नहीं तो ये सोने नहीं देता बंदा। D2 से जो F2 का प्रोसेस है वो अभी चेंज हो रहा है। पहले ये था कि D2 से F2 पे आप जा सकते थे आसानी से। अब जो नया लॉ चेंज हो रहा है F27 का, उसमें ये है कि आपने कोरिया में मास्टर्स किया हो तब आप F27 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके स्टूडेंट वीजे पे 3 साल होने चाहिए। अगर 2 साल आपके मास्टर्स है, 1 साल आपका D10 पर है, तो ये जब काउंट करें तो डायरेक्ट 3 इयर्स होते हैं। 3 इयर्स की सूरत में आप डायरेक्ट F2 पे जा सकते हैं। या अगर आपको KGSP की स्कॉलरशिप मिली हो, KGSP की स्कॉलरशिप आपने कोरिया में मास्टर्स किया हो, तब आप D2 से F2 पे डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा न्यू रूल के मुताबिक आप डायरेक्ट F2 से D2 से F2 पे नहीं जा सकते। आपको D2 से पहले किसी और वीजे पे जाना होगा, E7 पे या किसी भी वीजे पर। उस पर जाने के बाद आपको 3 इयर्स उस वीजे पर स्टे करना होगा। उसके बाद F2 पे जा सकते हैं। F2 जो है वो पॉइंट बेस्ड है। F2 में भी किस्में होती हैं, F2 1 से लेकर F2 99 तक किस्में हैं। आप जिस उस F2 की बात करें वो आई थिंक F2 7 है जो पॉइंट बेस है। उसमें अगर आपके मार्क्स 80 प्लस है तब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 80 प्लस मार्क्स लेने हैं तो आपने मस्ट KIP लेवल के लेवल 5 सारे करने होंगे, तब आपके 80 नंबर हो सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये डेफिनेशन जो है आपको शायद समझ आ जाए। जी। अमानुल्लाह भाई समझ आ गई ये? ए खुदा दा वाकई हूं छड़ दे। ये हमारी बड़ी मोहब्बत है इन भाईजान को हमसे। आगे जनाब उमर मजीद भाई पूछ रहे हैं कि नेशनैलिटी कैसे मिलती है कोरिया की। तो नेशनैलिटी भाई जी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पिता मारना पड़ता है, ठीक है। अगर मार सकते हैं तो आ जाए, ठीक है, नेशनैलिटी मिल जाएगी आपको। वकास हसन साहब ने सवाल किया जी कि KIPP के 4 लेवल हो तो पाकिस्तान CBT एग्जाम में नंबर मिलते हैं? नहीं। मुझे इनकी बात समझ नहीं मिलते। हाँ, अच्छा जी। क्योंकि जी हाँ जी। जी। आगे आगे सवाल है भाई, मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था और उसे 10 लाख वॉन जुर्माना हो गया है। अब उसे क्या वीजा लग जाएगा 1 ईयर 10 मंथ का? इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके लिए इसकी इमिग्रेशन क्लियरेंस मस्ट करानी होगी हमें। हमें या जिस भी किसी लॉ फर्म के अगर कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं इमिग्रेशन में, तो पहले से उसको सरेंडर करे। जासू माफीनामा वगैरह हो तो उसका सबम छोरी हम इसको कोरियन में बोलते हैं, वो करने के बाद इसको 1 साल 10 महीने का तो वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन दोबारा इसको 4 साल 10 महीने का वीज़ा नहीं मिल सकता। जी। असगर सुगेरा साहब हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने आपकी और मेरी तारीफ में कुछ इस तरह लिखा है कि जावेद भाई बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका, और अमानुल्लाह भाई का बहुत शुक्रिया जनाब जज़ाकल्लाह जी। आपका। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और आमीन। सर लेवल के बेनिफिट्स हैं, हर लेवल्स के बेनिफिट्स हैं जी, बिल्कुल लेवल्स के बेनिफिट्स हैं। मैं असल में लेवल की बेनिफिट इसलिए कहूँगा कि मैं खुद ही KIP की टीम में हूँ। और हाँ जी। KIP के जो है उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी इमिग्रेशन में कोई भी आप वीज़ा लेते हैं, परमानेंट रेजिडेंस लेते हैं, नेशनलिटी लेते हैं, या आपने वीज़ा भी चेंज करना है, तो KIP के स्कोर जो है उसको कंसिडर किया जाता है। अगर आपकी KIP का स्कोर है, इसमें आप एक चीज़ याद रखिए, सबके लिए सजेशन है, अगर आपने लेवल 4 तक करके छोड़ दिया है तो 1 साल के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा। मुरसलीन खान भाई साहब इरशाद फरमा रहे हैं कि फ्लाइट शेड्यूल के बारे में कोई अपडेट है रिटर्न के लिए? जरा शुगल मेला होता है बीच में, जरा जी जी। बाद में जो है ना प्रोग्राम में दिलचस्पी बढ़ जाती है। हाँ जी। तो फ्लाइट्स शेड्यूल जो है वो तो है, लेकिन मसला वीज़े का है। वीजे का है। और फ्लाइट्स का भी आपको थोड़ी मैं इसमें वो इजाफा करता चलूं कि हालात कुछ इस तरह के हैं कि एयरलाइनें वो हो रही हैं दिवालिया और बिक रही हैं। ये हालात हैं कोरिया के। अल्लाह करे कि ये मामलात जल्दी जल्दी हो जाएं। रिसेंटली ये कोरिया की एयरलाइन जो है वो क्या कहते हैं कि दिवालिया होगी और वो और अपनों ने फेल भी खरीद होगी। लिए। हाँ जी, हाँ जी। अपनों ने ही खरीदी है। ठीक है जी। और अवैस बड़ाइश साहब ने कहा है जी कि भाई आपने मेरा क्वेश्चन रीड नहीं किया था, इसलिए कहा था कि असी फिर जवाब भी समझिए ना ना ना, तुसा अपने कार दी गल है जनाब। आप मुके मारने लग गए। अच्छा 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 अच्छा, आप अब आप छोटे भाई को मुके मारेंगे? नहीं नहीं, मुके नहीं मारेंगे, हमारे मुके वो नहीं होते, हमारे मुके ये वाले होते हैं, ठीक है।
लेकिन मैं ये समझा था कि आपने इमरान की बात को कोट किया है कि फिर असी छुट्टी गलत समझिए, क्योंकि वो शादी के बारे में पूछ रहे थे कि कोरिया की शादी कैसे की जाती है। और आप काइंडली अपना क्वेश्चन दोबारा भेजें, मैं दोबारा आपका क्वेश्चन पढ़ूंगा जरूर इंशाल्लाह। जहीर अब्बास भाई टैक्स रिटर्न वाला भी हो गया है, ओके भाई थैंक्स, बहुत शुक्रिया। और सर 3 ईयर पहले वापस आया था, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कंपनी डॉक्यूमेंट लेकर वीजा ले लिया था, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सका कोरिया में, क्या मैं अब ओनली कंपनी, एक मिनट, ओनली कंपनी के डॉक्यूमेंट पे वापस आ सकता हूँ विदाउट टेस्ट, मतलब कि उसी कंपनी पे देखिए आप ये इन्होंने, वापस अपनी किसी जाती वजह से इन टाइम नहीं पहुंच सके हैं, अब ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है कि ये एक ही कंपनी में 4 साल 10 महीने लगा के गए थे, या आखिरी कंपनी में इन्होंने 1 साल लगाया था, या क्या इसकी डिटेल्स हैं वो तो इनको पता होगा। लेकिन 3 साल हाँ का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। इसमें अगर इनके पास कोई वैलिड आई रीजन थिंक है, एक ही कंपनी में लगा के गए हैं, एक ही कंपनी में लगा के गए 3 साल का अरसा काफी अरसा है। उसमें अगर उनके पास कोई वैलिड वैलिड रीजंस हैं, कंपनी उसको जस्टिफाई कर सकी, तो वो एक बार अप्लाई करके देख ले। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं कह सकते होगा, क्योंकि एक रेयर केस है। अगर किस्मत में हुआ अप्लाई करके देख लें, शायद वीजा लग भी जाए, लेकिन मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि 3 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है। 3 साल आप वेट हैं। करते हैं। अगर आप कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, कुछ रीजंस बनी, हाँ, उसमें यह है कि कंपनी पर पाबंदी लगी थी, कंपनी पर पाबंदी लगी थी 1 साल की 2 साल की, तो उसमें फिर जो है पॉसिबल नहीं है। जी अगर पाबंदी लगी थी तो जी जी जी। ये भाई हमारे, उन्होंने हमें सवाल भेजा था, मेरे ख्याल में, हाँ जी, रियाज भाई हैं। रियाज भाई आप पहले ये कंफर्म करें कि कंपनी के कोई बैन था या नहीं, ठीक है। समीर भाई का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डी टेन पे स्टूडेंट्स फैक्ट्रीज में जो जॉब कर सकते हैं या नहीं, D10 पर, डी 10 पर। D10 जो है वो जॉब सीकिंग वीजा होता है, उस पर आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। D10 वीजे पर आप रहकर आपने जॉब ढूंढनी होती है। अगर आपको जॉब हाँ मिल जी। जाए तो आप कॉन्ट्रैक्ट करके, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप इमिग्रेशन जाएंगे, वहां से आपको परमिशन मिलेगी, फिर आपका वीजा E7 में कन्वर्ट होगा, तब आप जॉब कर सकते हैं। आदि रफीक भाई जो है बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा D2 वीजे पर है, बच्चा कोरिया में पैदा हो जाए, तो क्या अपॉर्चुनिटी या बेनिफिट मिलते हैं बेबी को। तो अगर वो कोई भी बंदा D2 पर उसका बच्चा हो जाए, तो उसको F3 वीजा मिलता है। तो बेनिफिट जो है सच है, जैसे कोई बेनिफिट नहीं है। उसको सिर्फ जो है वो F3 वीजा मिल जाता है, और वो जो है अपने गार्डियंस के साथ, पेरेंट्स के साथ जो है वो कोरिया में स्टे कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, बात थोड़ी जो है ना वो क्लियर करनी है, F3 वीजा किसको मिलेगा? बच्चे को मिलेगा। बच्चे को मिलेगा। यस। और मदर जो है वो स्टूडेंट है, और उनके पास फादर D2 जो ही है रहेगा। वो यस। डी 2 ही रहेगा। बच्चे को यस। F3 मिलेगा। यस। और व्हाट अबाउट डैड? उनके पास कौन सा वीजा है? आई थिंक G1 है। तो वो तो वही रहेगा। वही रहेगा। कोई यस। और बेनिफिट्स? अगर F3 मुश्किल हो है। जाता है तो उस पे इंश्योरेंस का मुझे चेक करना पड़ेगा कि उस पे बच्चे की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होगी या नहीं, ये चेक करना नहीं पड़ेगा। होती। नहीं होती। लेकिन एफ थ्री बच्चे की एफ अपनी थ्री होती के है। बिहाफ। बच्चे की हाँ अपनी जी। होती है। वो करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको 100% इंश्योरेंस पे करनी होती है। वो 1,18,000 की 20,000 है, वो मंथली पे करनी होगी। चले, आदि भाई से इस पे फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले रिटर्निंग वीजा खत्म होने के बाद थर्ड बार वीजा मिलता था, अब खत्म कर दिया गया था, इस बारे में भी कोई न्यूज आई है कि नहीं? E9 पर 3 बार। हाँ जी। हाँ, मेरे ख्याल पे 2016 या 17 में इन्होंने लास्ट टाइम कोई था कि 12 नवंबर या 12 दिसंबर कोई डेट थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उससे पहले अगर कुछ का वीजा खत्म होता तो उसको उन्होंने लास्ट चांस दिया था तीसरी बार वीजा देने का। तीसरी बार वीजा देने से मुराद ये है कि उससे पहले वो D3 पे थे। D3 पे जिसने स्टे किया वो 3 years थी, उसके बाद वो E9 पर आए हो। उसके बाद वो कोई 2016 या 17 की कोई डेट थी। उससे पहले जो गए हैं तो वो वीजे लेके आए हुए हैं, उसके बाद किसी को ऑप्शन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जी। जुल्फकार गुमन भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, ये कॉमन सवाल है भाई जी। E9 वीजा पे फैक्स लेकर पाकिस्तान जाने की सूरत में
क्वारंटाइन का क्या सोल्यूशन है? काइंडली गाइड फरमाएं। देखिए, अव्वल तो E9 पर जब फैक्स लेने आपको पर्सन जाना ही नहीं चाहिए, नंबर 1। क्योंकि आपके पास 3 मंथ्स का टाइम होता है। 3 मंथ्स में अगर आपकी फ्लाइट आगे पीछे हो गई या आपको दोबारा आगे आपको जॉब नहीं मिले, आप इलीगल हो जाएंगे। 14 डेज का आप क्वारंटाइन भी कंसिडर करें, वो सारी चीज आप कंसिडर, आपके लिए बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान जाए ही ना जब तक आपकी जॉब ना हुई हो। और उसके लिए जो है क्वारंटाइन असलम जो है भाई वो ने जी जी। एक मिनट, बिशारत भाई ने सवाल पूछा है कि वालेकुम सलाम बिशारत भाई। भाई मैं ई नाइन पे हूँ। मैंने एक कंपनी चेंज की है। पहली कंपनी में मेरी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पे 17 लाख वॉन थी, लेकिन मुझे 15 लाख 73 हजार मिलती रही है। 2019 में भी 15 लाख 73 हजार मिलती रही है। जब अ, मिलती रही है, क्या मुझे मेरे बकायाजात मिल सकते हैं? यस, अगर यस तो कैसे? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर तो उसने वाकई इस तरह किया है तो आप सिर्फ 3 इयर्स तक क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी। पिछले 3 इयर्स तक आप अपनी सैलरी क्लेम कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा इशू ये होता है कि अगर आप इसको छेदांकम अगर ले जाते हैं गवर्नमेंट, तो आपको सिर्फ 3 मंथ्स की जो आपका डिफरेंस है वो मिल सकता है। लेकिन बेहतर है आप केस करके अप्लाई कर सकते हैं और आपको पैसे में, हमने भी इस तरह केसेस किए हुए हैं। 5 साल का एक बंदे को इस तरह कम कम मिल रही थी, हमने केस किया तो मालिक ने उसको कोई डिफरेंस कोई 1 करोड़ 20 लाख का आ रहा था, उसने 80-90 लाख दे के जो है उसने सेटिंग कर ली थी। तो हो सकता है कि ऐसा आप केस करें, आपको उम्मीद है कि पैसे मिल सकते हैं जी। आशिफ काजी भाई का सवाल दोबारा उन्होंने कोट किया है कि G1 वीजे पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, 2 साल एक फैक्ट्री में काम किया है, क्या मुझे तेजीगम मिल सकता है या बिल्कुल मिल नहीं? सकता 3 है। पाकिस्तानी लेबर और 2 कोरियन हैं। बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि इलीगल को भी जो है वो लेबर लॉ इम्प्लीमेंट होता है, तो जो जीवन है उन पे भी लेबर लॉ इम्प्लीमेंट होता है, वो ले सकते हैं जी। तेजीगम के मतलब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूं कि अरबाइट जो है, अगर वो भी किसी कंपनी में क्या कहते हैं कि 1 साल पूरा मुकम्मल करता है तो वो भी एबल होता है लेने का इजी प्राइस। हाँ जी, उसके लिए ये होता है कि अराबाइट आपने रेगुलर की हो और आपको जो पैसे हैं वो वीकली या मंथली बेसिस पे आपको आते रहे हो, और काम की कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। जो कंटिन्यूअस अगर आप प्रूव कर लें कि आपने कंटिन्यूअसली ही इधर जॉब की है, तो तब आपका 3G कम बनता है जी। हाँ जी। और आप तो सवालों जो मुझे सवाल भेजे थे आप लोगों ने अब सारे इधर लिखना शुरू हो गए। नाम लेना जरूरी होता है मेरे ख्याल में लेकिन मजबूरी की वजह से नाम नहीं। अदनान रफीक भाई लिखते हैं, हेलो भाई, मैंने E9 वीजा पे हूँ। 1 साल पहले मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अदनान भाई ये बात कर चुके हैं, लेकिन चलें फिर। लाइसेंस नहीं था, पुलिस आ गई थी। अदनान भाई मैं वो आपका पेपर पढ़ के ना फिर वो आपको सारी डिटेल बताऊंगा, ठीक है? 1 मिनट। प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम होगी थी जो, तो उसका क्या हल है प्लीज? अदनान भाई पेपर पे जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के जो है ना वो सिखाऊंगा, ठीक है? अमानुल्लाह भाई, हमारी कंपनी में 50+ मेंबर्स हैं। मुझे ऑलमोस्ट 8 ईयर हो गए हैं, लेकिन कंपनी में यहाँ ऑलरेडी 2 लड़कों ने E7 ले लिया है। तो अब मैंने अप्लाई करना है तो नेक्स्ट ईयर रहनुमाई करें। 1 मिनट। नेक्स्ट ईयर रेनमाई फरमाए प्लीज। देखिए, अगर 50 से ज्यादा है, 2 बंदे ले सकते हैं, और ऑलरेडी 2 बंदों ने लिया हुआ है तो ये ले नहीं सकते। इसके लिए बेहतर ये है कि ये दूसरी कंपनी चेंज करके वहां पर मोर देन 3 मंथ्स जो है जॉब करे, फिर जो है ये E7 के लिए अहल होकर इसके पॉइंट्स बनते हैं। तो इसको बेहतर है, इसके लिए बेहतर ये है कि कंपनी चेंज करके अप्लाई करे तो बेहतर होगा इसके लिए जी। असगर भाई आप पूछ करें फिर वहां से। इंशा जी आप पूछ करें, ठीक है? ठंडा हो गया होना है फोन। एनी आओ आगे जनाब। मुरसलीन भाई HRD फ्लाइट शेड्यूल के बारे में भाई बता चुके हैं। KIP लेवल ऑटो पास अब भी है या पॉलिसी चेंज हो गई है? किसके बारे में? KIPP लेवल ऑटो पास। वो है, वो चेंज हो गई है।
वो ऑटो पास नहीं होता, उसमें ये होता है कि आपको मैं थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ। एक बार आपने 50 घंटे लगाए हैं, तो आपने अटेम्प्ट किया, आपके 40 प्लस नंबर आ गए हैं, लेकिन आप पास नहीं हुआ, तो आपने दोबारा 50 घंटे लगाने हैं, दोबारा आपने एग्जाम देना है, फिर अगर आपके दोबारा 40 से ऊपर हो गए तो आपका ऑटो पास हो जाएगा। उस सूरत में पॉसिबल है जी। इमरान अली भाई, सर E7 वीज़ा एक ही कंपनी में 4 साल 10 माह कंप्लीट करने के बाद ओल्ड प्रोसेस है वापस आने के, या सर कोई चेंजिंग हो गई है? फिलहाल तो ओल्ड ही है, लेकिन न्यू लॉ के मुताबिक अगर न्यू लॉ इम्प्लीमेंट होता है अनकरीब ही, तो उसमें 3 मंथ्स का स्टे नहीं, उसमें 1 मंथ का स्टे है, तो आप सिर्फ जाकर 1 मंथ स्टे करके आप दोबारा आ सकेंगे जी। अदनान भाई का क्वेश्चन बार बार आ रहा था नीचे, लेकिन वो मेरे ख्याल में हम उनको जवाब दे चुके हैं। बाकी अदनान भाई मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। और अहमद क्यों भाई, इज इट पॉसिबल टू चेंज E9 वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा? ये कोई बात आपकी समझ में नहीं आई। इज इट ये पॉसिबल टू चेंज ये नहीं, E9 वीज़ा टू स्टूडेंट वीज़ा? नहीं हो सकता, हाँ जी, E9 मुश्किल जो है। है वो स्टूडेंट पे चेंज नहीं हो सकता जी, ऐसा ही है। हाँ जी डॉक्टर साहब, सवाल तो भाई बहुत भेज रहे हैं, कॉमन सवाल है, ऑलमोस्ट कॉमन सवाल आ रहे हैं। आई थिंक एक दो बात तीन यहाँ इस पे अगर तरह, हम डिस्कस, एक दो हाँ तीन जी, इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन है तो वो मेरे ख्याल पे उठा के बात कर ले, उसके बाद जो है उसको वाइंड अप कर ले तो बेहतर हाँ जी, रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसे इसको E9 ने डायरेक्ट कोरियन पासपोर्ट लिया है, इस पे आप थोड़ी सी अगर इंफॉर्मेशन दे दें देखिए, भाइयों को तो। E9 से डायरेक्ट नहीं लिया होगा, अच्छा, E9 से डायरेक्ट नहीं लिया होगा, E9 से E7 पे गया होगा, E7 से F2 पे गया होगा, F2 से लिया होगा। है, जानता हूँ मैं ऐसे दोस्तों को जिन्होंने ले चुके हैं जो, और E7 से लेकिन भी वो पहले पॉसिबल डायरेक्ट था। E9 से नहीं, हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप किया है उन्होंने। स्टेप बाय स्टेप हुआ है, लेकिन अभी जो इनका नया रूल है कि इन्होंने E7 के बाद F2 जो है ब्लॉक कर दिया है। इट्स मीन कि अगर F2 का रास्ता ब्लॉक हो गया तो आपके लिए आगे नेशनलिटी भी लेना मुश्किल हो जाएगा। कोई हाँ इम्पॉसिबल, जी, 95% इम्पॉसिबल हो गया है। 5% बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें आप E7 पर 5 साल रहकर आप F299 में कन्वर्ट करके उसके बाद अगर आप कंडीशन पूरी करके जाते हैं तो वो पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत ही कम है। कुछ दोस्त हैं मेरे, पर्सनली मैं उनको जानता हूँ कि वो E9 पर आए थे, E9 पर आने के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास कोरियन पासपोर्ट है। हाँ जी, तो है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन अभी न्यू रूल के मुताबिक बहुत मुश्किल हो गया है जी। हाँ जी। तो सवालात के यहाँ पे भी अंबार हैं, बहुत सारे भाई हमारे साथ हैं यहाँ पे। टाइम भी काफ़ी हो गया है और सुबह वर्किंग डे है, हमें भी अपनी अपनी जॉब पे जाना है। तो वाइंड अप इस सूरत में ये करते हैं ऐसे कि E9 जो रिटर्नीज पाकिस्तान में है उनकी, ये कहना गलत नहीं होगा कि हर चीज़ कोरोना पे डिपेंड करती है, और जैसे अ, ही कोई गुड न्यूज़ आई। जावेद भाई सॉरी, हाँ जी, आतिफ मुख्तार भाई जो हैं वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि इनबॉक्स चेक करें, मेरा क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग। तो मेरे ख्याल पे इनका क्वेश्चन देख कर जवाब दे तो बेहतर रहेगा। एक मिनट उनको दे बताते हैं। असल में सवालात बहुत ज़्यादा हैं। आतिफ, क्या नाम बताया आपने? आतिफ आतिफ मुख्तार मुख्तार साहब। भाई, इनबॉक्स चेक करें। मेरा इनबॉक्स उधर फोन वो मेरे पास नहीं है। एक मिनट आतिफ भाई का। आतिफ भाई अगर आप कॉपी पेस्ट करके दोबारा कर दें तो समीर खान उस्मान जई भाई ने बात की कि D2 से PR तक का प्रोसेस और टाइम पीरियड शॉर्टली बता दें प्लीज। मैंने रिसेंटली अपने पेज पर यूट्यूब पेज पे इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, कि PR कैसे लिए जा सकते हैं D2 से F510 और F515 के बारे में। तो अगर वो वीडियो आप देख लें, चैनल का नाम है अमान कोरिया इन्फो, तो आप वो चेक करो कि उस पर PR की जो वीडियो है वो चेक कर ले, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा जी। आतिफ भाई का मुझे इंतजार है कि आतिफ भाई, यस सर, आतिफ भाई आप मुझे वो अपना क्वेश्चन जो है ना, यस सर मैं करता हूँ, आप क्वेश्चन करें फिर उसको जो है ना फर्क करें भाई जी। ये ਅਸੀਂ फिर किसी और पासे मुंह मारिए, ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਖਟੋ, YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ कुछ। अदे एक बात रफीक और भाई यहाँ पे मुझे, जी, हाँ जी, जी जी, उन्हें आप पूछे बात कि करें। D2 डिग्री करने के बाद D4 पर जा सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि D2 अगर आपकी डिग्री जो है हो जाए उसके बाद आप D4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने D2 कर ली है, D2 करने के बाद आप
पीएचडी के कोर्स में जाते हैं तब पॉसिबल है। पीएचडी करते हुए अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आते हैं तो वो आपको प्रोफेसर लिख के देता है। प्रोफेसर अगर आपको लिख के दे देते हैं, तो आप शॉर्ट पीरियड के लिए 6 मंथ के लिए D4 में कन्वर्ट करके दोबारा D2 पे जा सकते हैं। वो पॉसिबल है, लेकिन डिग्री कंप्लीट करने के बाद विदाउट रीजन आप D4 में चेंज करते तो वो आपको इमिग्रेशन जो है कभी भी D4 वीजा नहीं देगी जी। हाँ जी, आदि भाई क्लियर हो गया है। अच्छा जी, इंतजार है अपना मुख्तार भाई के क्वेश्चन का, क्योंकि ये ना हो वो पूरी रात हमें फिर बददुआएं देते रहें। और पता नहीं, हाँ, हमारा ये जो प्रोग्राम होता है ये एक बहुत लंबा प्रोग्राम होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसे अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूं, ताकि कभी भी आपको यूट्यूब से जो है ना ये सारा मटेरियल बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से मेरा यूट्यूब चैनल गाए बगाए विजिट करते रहा करें, सब्सक्राइब कर दें तो मेहरबानी है, ना करें तब भी खैर है, क्योंकि अक्सर बंदे कहते हैं। आपको एक बड़ा मजे का वाकया सुनाता हूँ बाय द वे डॉक्टर साहब। यूट्यूब चैनल जब मैंने बनाया तो एक दोस्त है हमारे, बड़े पुराने साथी है हमारे, तो मैंने कहा यार कि आप जो है ना वो क्वेश्चन आ गया आतिफ भाई का, ये बाद में करते हैं। इन रिटर्नी वापस आया, टेस्ट पास, डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड हुए, कंपनी बैन थी, वेटिंग लिस्ट में आ गया, एक मिनट सी मोर है, आ गया, थेगू से कॉन्ट्रैक्ट आया, थेगू हम्म। से कॉन्ट्रैक्ट आया, ये सवाल था उनका। देखिए इनका तो ये है कि आ सकते हैं दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी ये वेटिंग लिस्ट में गए जा चुके हैं। वहां से इनका देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकते हैं कोरे दोबारा जी। हाँ जी, ड्यू टू कोरोना कैंसिल हो गया। अब आगे इन्होंने ये भी बात पूरी कर दिया कि ड्यू टू कोरोना कोरोना कैंसिल हो गया। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो गया है तो फिर इम्पॉसिबल है। अगर तो उन्होंने वेट कर रहे हैं, वेट करते हैं, तो फिर पॉसिबल है। हाँ जी, पासपोर्ट और ड्यू सबमिट है ओईसी ऑफिस इस्लामाबाद में। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी आतिफ भाई। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया ना, इसका मतलब कि दोबारा जो है वो ये दोबारा वेटिंग लिस्ट में चले गए। हाँ जी, मोहसिन अली राना साहब ने पूछा है जी कि D8 का क्या प्रोसेस है। आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि B8 के लिए प्रोसेस ये है कि आपको 10 करोड़ कोरियन वॉन जो है वो आपको इन्वेस्ट करनी होगी। इसको कोरियन में एको कहते हैं। वो आपको अपनी कंट्री से अपने ही अकाउंट से कोरियन अकाउंट में, जो आपने यहाँ पर टेम्परेरी अकाउंट बनाना है, उसमें आपने ट्रांसफर करने हैं। ये थोड़ा सा पेचीदा है। यहाँ पर पहले आपने जगह लेनी है। अगर जो भी आपने बिजनेस करना है वो जगह लेके उसके बाद आपने वो कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज लेकर आपने बैंक जाना है। बैंक में आपने टेम्पररी अकाउंट बनाने डॉलर्स में। फिर अपने टेम्पररी अकाउंट में आपने बाहर से, अपने मुल्क से या किसी और कंट्री से अपने नाम पर आपने वहां से पैसे ट्रांसफर करने हैं। 10 करोड़ कोरियन वॉन। वो पैसे आने के बाद फिर आपने कंपनी यहाँ पर रजिस्टर करनी है। यहाँ पर आपकी रजिस्टर हो जाए, साहबचा बन जाए, तो आपका जो टेम्पररी बैंक अकाउंट है वो आपको वॉन में कन्वर्ट करके उसमें अपने वॉन में पैसे आपने ट्रांसफर करने होंगे। ये सारा प्रोसेस हो जाए, इसके बाद आपने D8 वीजे के लिए अप्लाई करना होगा। तो D8 वीजा अगर आपको मिल जाता है उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं जी। हाँ जी, मोहसिन साहब मेरे ख्याल में क्लियर हो गया है। आखिरी सवाल का जवाब दें सर, अगर KIPP प्रोग्राम में 4 या 5 फोर्थ फिफ्थ सेकंड दफ़ा 40 नंबर पर पास करें तो इन फ्यूचर इसका कोई डिसएडवांटेज हो तो देखिए बता दें। डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया है तो वो आपका इंटरव्यू मस्ट लेंगे। क्योंकि E9 उन्होंने क्या है, E9 वाला। अच्छा E9 के लिए डिसएडवांटेज नहीं है। उनका ऑलरेडी पास कंसिडर किया जाता है, उसके जो है 20 मार्क्स उनको मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। कमर भाई, मेरे ख्याल में हो गया है, बात बहुत लंबी हो गई है। आप लोगों ने भी, बहुत सारे भाई हमें 80-90 बंदे हमें क्या कहते हैं कि इतनी देर से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने आज आपका भी बहुत शुक्रिया। जो संडे होता है हमारा वो काफ़ी क्या कहते हैं कि थका आ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद आपकी मोहब्बत में आप भाई हमसे इतना प्यार करते हैं, और आपके लिए हमारी ये जो काविशें हैं उसके लिए हम भी टाइम निकालते हैं, फ़र्ज़ बनता है हमारा। और एक बार फिर प्रोग्राम का नाम रखा है हमने, क्या रखा आज था? की बात। आज की आज की बात। बात। हाँ जी, आज की बात। इसको एक और टाइटल दे दें और इसके एक वो बना ले, लोगो बना ले।
लोगो बना लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इस पे एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि आखिर आखिर पे इसकी छुंगनी जो जिसे कहते हैं कोरियन में इसकी, वो ये है कि ई नए रिटर्निस जो हैं वो हमारी दुआएं सिद्के दिल से आपके साथ हैं, और आपकी तमाम तर जो है ना हमने HRD से भी मालूमात जो ली हैं वो सारी उसका लुब्बे लुबाब जो ये है कि जैसे ही कोरोना के हालात बेहतर हुए हर चीज अपने मामूल के मुताबिक आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी चलो का कोई डिले होता भी है तो इदारा उनको पता है कि किस वजह से हो रहा है, तो वो जरूर आपको कोई ना कोई बेनिफिट देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। बाकी चंगी मंदी सजणों कोलों सहवारी हो जाती, और वीर वीरां दा गिला नहीं करते असल प्रीत जिन्हां दी। आज हमारी कुछ मवासलाती राब्ते भी मुनक़ता हुए, कुछ और भी जी डिस्टर्बेंस हुई, और किसी को अगर मीनवाइल हमारी बात बुरी लगी हो तो उनसे हम माफी भी चाहेंगे। उम्मीद है आप हमारी बात बुरी नहीं लगती किसी को शुगल मेले में, हो सकता है आवाज को लग गई हो, लेकिन नहीं लगी होगी। एनीवे, चल, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बहुत नवाजिश, और कोई मसला इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। नहीं। अल्लाह